Good evening, everyone. Now we start the classes. Yesterday, I had sent you a case law related with the UP Consolidations of Holdings Act 1953. जो हमारे यहाँ चकबंदी का अधिनियम है, तो चकबंदी होती है आपकी हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जो बड़े बड़े चक्स, तो छोटे छोटे चक्स हैं, उनको एक साथ लाना फॉर बेटर एग्रीकल्चरल फार्मिंग एटसेट्रा। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने एक आपको केस लॉ भेजा था, प्रशांत सिंह एंड अदर्स वर्सेस मीना एंड अदर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 49 ऑफ द कंसोलिडेशंस होल्डिंग्स एक्ट। तो सेक्शन 49 पर एक स्पेसिफिक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसका मैंने आपको कल जो आपका ऐप है उसका नोटिस बोर्ड पे भी लगाया, प्लस कहाँ से आपको लिंक मिलेगा। तो यू हैव टू चेक द नोटिस बोर्ड एवरी डे ऑन द ऐप, जिससे कि आपको लेटेस्ट जो चीजें हैं लीगल केस लॉ की, सुप्रीम कोर्ट की, या लीगल इश्यूज या अन्य कोई इशू आपका है, तो सेक्शन 49 जो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953 है, यूपी उत्तर प्रदेश का, सेक्शन 49 is a bar. Through section 49 there is bar on the civil court to adjudicate any matter with respect to the land for which notification under section 4 subsection 2, अगर कोई नोटिफिकेशन सबसेक्शन 2 सेक्शन 4 के अंतर्गत हो गया है विद रिस्पेक्ट टू एनी लैंड, तो उस लैंड के संदर्भ में देयर इज बार फॉर द सिविल कोर्ट टू एडजुडिकेट ऑन एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू दैट लैंड। मतलब कहने का यह है, जिस लैंड के संदर्भ में चकबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन अंडर सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 4, ये सेक्शन भी आपको याद रखना है, ये आपके लोकल एक्ट्स वाले पेपर में काम आएगा। तो जिसमें ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं, इसमें नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, उस लैंड के संदर्भ में सिविल कोर्ट और एनी रेवेन्यू कोर्ट विल नॉट हैव एनी जुरिसडिक्शन। ये आपका सेक्शन 49 में दिया हुआ एक्ट में। अब सेक्शन 49 में इशू इस केस लॉ में यह था, क्या सेक्शन 49 किसी लैंड के संदर्भ में या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के संदर्भ में ओनरशिप को भी डिसाइड कर सकता है। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस प्रशांत सिंह एंड अदर्स वर्सेस मीना एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि the ownership of any immovable property can be decided only by the civil court। केवल सिविल न्यायालय है किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व ओनरशिप के संदर्भ में निर्णय दे सकता है, unless and until it is barred by any law, जब तक कि किसी नियम द्वारा, किसी एक्ट द्वारा ऐसी मनाही ना हो। ये जनरल नियम आपका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर होल्ड किया, और प्लस साथ में ये होल्ड किया कि सेक्शन 49 जो है आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 53, ये कहीं भी सिविल कोर्ट को बार नहीं करता है टू डिसाइड द ओनरशिप। इसलिए सिविल कोर्ट ओनरशिप डिसाइड कर सकता है। सेक्शन 49 में, कंसोलिडेशन एक्ट में सेक्शन 49 में किसी भी अथॉरिटी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी लैंड की ओनरशिप को डिसाइड करे। दिस पावर इज ओनली विद द सिविल कोर्ट।
अनलेस एंड अनटिल इज बार्ड बाय सम एक्ट। और सेक्शन 49 ओनरशिप डिसाइड करने के लिए बार नहीं करता है। एक बात क्लियर की सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा, सेक्शन 49 में यह अथॉरिटी को अधिकार नहीं है कि वह ओनरशिप डिसाइड करे। किसी व्यक्ति की ओनरशिप किसी लैंड में वेस्टेड है, निहित है, तो इट कैन नॉट टेक अवे। चकबंदी अधिकारी जो है उस स्वामित्व को नहीं डिसाइड करेगा, ना ही ले लेगा, और जिसका स्वामित्व नहीं है उसको नहीं दे पाएगा। तो सेक्शन 49 आपके लिए इंपॉर्टेंट पहले से भी और आप और इस एक्ट के बाद। तो कोर्ट ने बकायदा इसमें सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंसोलिडेशन एक्ट 1953 के बारे में बताया कि दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द नोटिफिकेशन। एक चीज तय हुई। दूसरा ये बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ओनरशिप कौन डिसाइड कर सकता है, सिविल कोर्ट, अनलेस अनटिल बार्ड। तीसरी बात, सेक्शन 49 सिविल कोर्ट को बार नहीं करता, मना नहीं करता है ओनरशिप डिसाइड करने के लिए लैंड का। और चौथी बात, सेक्शन 49 में चकबंदी अधिकारी, कंसोलिडेशन ऑफिसर कैन नॉट डिसाइड, कैन नॉट गिव द ओनरशिप टू अ पर्सन जिसमें कि वेस्टेड नहीं है, और ना ही जिसका स्वामित्व था उसको मना कर सकता है। सेक्शन 49 का एम भी कोर्ट ने बताया। सेक्शन 49 में सिविल कोर्ट को बार इसीलिए किया गया है, सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को मना किया गया है किसी लैंड के संदर्भ में जिसमें कि सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 का नोटिफिकेशन आ गया है। उस जमीन पर से सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हट जाएगा। यह 49 में है। लेकिन इसका मकसद ये है कि चकबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स एंड नोटिफिकेशन ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 2, कोई व्यक्ति पार्टीशन का मुकदमा न कर दे, जमीन के बंटवारे का न सिविल न्यायालय में कर दे। तो ये सारी बातें बार हो गई। अब कोई जो डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन सेक्शन 49 ओनरशिप को नहीं मना करता है कि सिविल कोर्ट किसी ओनरशिप को डिसाइड नहीं करेगा। ना ही सेक्शन 49 यह पावर देता है कि चकबंदी अधिकारी और द अथॉरिटी विल हैव द पावर टू डिसाइड द ओनरशिप ऑफ एनी लैंड। इस एस्पेक्ट को समझिएगा, सारे पॉइंट्स। इस केस लॉ को पढ़ के नोट्स बना लेना चाहिए था। इसमें आपको क्लियर हो जाता कि चकबंदी अधिनियम सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 में नोटिफिकेशन है फॉर द लैंड जब कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, सेक्शन 49 में ये प्रोविजन है। और तीसरी बात, सेक्शन 49 में ये दिया हुआ है। सेक्शन 49 में मुख्य बात यह है कि जिस जमीन के संदर्भ में चकबंदी के लिए नोटिफिकेशन सेक्शन 4 में हो चुका है, उस लैंड पर सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं रहेगा। सिविल कोर्ट विल नॉट हैव एनी जुरिसडिक्शन। बट एक प्रोविजो, एक प्रबंधक दिया हुआ है, परंतु जो बोलते हैं आप, प्रोविजो प्रोवाइडेड। लेकिन सेक्शन 122 कैपिटल बी यूपी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जो पुराना वाला है, सब लोग आप पढ़ते हो, 122 बी पे हमेशा सवाल आता है। असिस्टेंट कलेक्टर को जो 122 बी में पावर है, यूपी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो आपका कब का है, 1950 का। तो असिस्टेंट कलेक्टर को जो 122 बी के अंतर्गत पावर है इन द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, उस पावर को मना नहीं करता है, उस पावर को नहीं रोकता है सेक्शन 49। मतलब सेक्शन 49 में सभी न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन असिस्टेंट कलेक्टर को जो अधिकार 122 बी में दिया गया है, यूपी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, मेरे ख्याल से एविक्शन को लेकर है, किसी ने इलीगल जमीन करके उसको हटाने के पर्पज संदर्भ में है, तो वो प्रक्रिया, उस अधिकार पर प्रतिबंध नहीं है, वो एक्सरसाइज असिस्टेंट कलेक्टर कर सकता है। अर्थात 122 बी का प्रकरण अगर असिस्टेंट कलेक्टर के पास आएगा तो वो उस लैंड पर कार्रवाई कर सकता है, भले ही सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 चकबंदी अधिनियम 1953 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो।
ये उसका, तो ये आपको पढ़ लेना है, सवाल आएगा मेन एग्जामिनेशन में, और जहां पर प्रीलिम्स में ये सब एक्ट वगैरह वहां प्रीलिम्स में भी। तो ये जैसे ढंग से रहेगा तो एक बड़ा सवाल भी आपने कर लिया पेपर 3 में कंसोलिडेशन एक्ट का, तो अच्छे मार्क्स मिल गए आपको। यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन लॉ पेपर 3 और लॉ पेपर 2, जो प्रोसीजरल लॉ है और जो लोकल एक्ट्स वाला लॉ है। थोड़ा सा बारीकी से आपको सेक्शंस कुछ ही होते हैं, उसको समझने होते हैं। तो सेक्शन 49 प्रशांत सिंह केस, सेक्शन 122 बी, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 कंसोलिडेशन एक्ट, ये सारी बात चीजें आपको अभी समझ लेनी चाहिए। तो मैंने लिंक ही भेजा था, आप लोग कोई प्रॉब्लम होती है तो उस समय भी आप पूछ सकते थे। एक चीज, सेक्शन 111 जो मैंने आपको एविडेंस एक्ट में लिखाया था फर्स्ट डे, उसका जिक्र भी इसमें है, इस केस लॉ में। कोई बता सकता है सेक्शन 111 क्या है नए एक्ट का? अब पुराने एक्ट में कुछ और शायद 108 है वो। तो सेक्शन 111 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो विषय है वो भी इसमें डिस्कस किया गया है, लेकिन वो सेक्शन 108 वाला जो आपका है एविडेंस एक्ट में 1872 का जो एक्ट है आपका, वो मैंने इंपॉर्टेंट लिखाया है। इसमें ये भी इशू आया था कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में 7 साल तक उसके बारे में कुछ अता पता नहीं चला है, उसके बारे में खबर नहीं मिली है, सुनाई नहीं पड़ा है, then that person will be presumed to be dead unless it is proved that he is alive। तो ये इशू भी आपका इस केस लॉ में डिस्कस हुआ कि जो व्यक्ति, इशू यहीं से आया था कि एक व्यक्ति जो है इसके बारे में 8 से 10 साल के बारे में कुछ सुना नहीं गया है, दैट मीन्स ही इज डेड, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी कहीं और चली जानी चाहिए आगे आगे वाले जनरेशन में। उसी कंटेक्स्ट में चकबंदी अधिकारी ने डिसाइड करके खुद ओनरशिप डिसाइड कर दी, तो कोर्ट का ये नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट डू दिस। तो ये आपका भी इस एविडेंस, तो एग्जांपल्स जो आप देते हैं केस लॉ के जरिए, तो जो ये प्रोविजन है दैट इफ अ पर्सन इज, if anything has not been heard about a person for 7 years, then it is proved, it is presumed that he is dead unless it is proved otherwise। मतलब माना जाएगा कि वो मर चुका है unless and until कोई ये साबित कर दे कि नहीं वो जिंदा है अभी, ये प्रिजम्पशन है। ये इशू भी आप इसमें आया। जब केस लॉ के जरिए आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आना शुरू होंगी। तो इस एक केस लॉ से, जो एक तो लेटेस्ट केस लॉ हो जाएगा, डायरेक्ट केस लॉ के नाम से आ सकता है प्रशांत सिंह अदर्स वर्सेस बिनियान अदर्स। फिर सेक्शन 49 का जिक्र, ओनरशिप ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करेगा, अनलेस अंटिल बार। फिर सेक्शन 49 में क्या है, सब सेक्शन 2, सेक्शन 4 कंसोलिडेशन एक्ट 53 के जो नोटिफिकेशन इशू होता है इसमें, ये आपको जानकारी लग जाएगी। फिर सेक्शन 111 जो अभी का है, पहले का 108 है, उसे क्या है। फिर 122 भी, जब केस लॉ पढ़ेंगे और जो जो इसमें सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भी जिक्र है इस केस लॉ में। तो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 122 कैपिटल बी यूपी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, कंसोलिडेशन एक्ट 53, सेक्शन 49, सेक्शन 44, इस सब आपका सेक्शन 111 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड 102 एविडेंस, इन सभी कंटेक्स्ट में आप इस केस लॉ का जिक्र करेंगे जो लेटेस्ट है, तो मार्क्स भी अच्छा मिलेगा और आपको थोड़ा सा वो बातें समझ में भी आएंगी। तो इस ढंग से वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स एवरी डे, जो भी लेटेस्ट केस लॉ मिलेगा और या कोई लीगल इशू आएगा, देन विल फर्स्ट डिस्कस इट फॉर द 10 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट द क्लास। कोई भी चीज आपको किसी क्लास में चाहते हैं कि कुछ और ज्यादा कोई चीज बताई जाए, या कहीं पर कंफ्यूजन है, या कुछ और उसमें एडिशंस आप चाहते हैं,
तो वो यू कैन मैसेज मी, द ग्रुप मैसेज कर दीजिए, दैट विल आई विल मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। तो ये आपका है। नाउ फॉर द लास्ट 3 क्लासेस we have been studying the new act भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 which was evidence act 1872। एक ब्रीफ सा खाका मैंने आपको पूरा बता दिया था। अब हम लोग को भी स्टार्ट वन बाय वन, और पुराने एक्ट से कहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है उसको भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एग्जाम्स में आ भी सकता है। तो सबसे पहले तो जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रियम्बल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में जो बातें दे रखी हैं वो पहले आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, पहले वाला जो एविडेंस एक्ट है 1872, उसमें इन 2 सेक्शंस की बातें उसमें 4 सेक्शंस में थी। सेक्शन 1 डिफरेंट भी था, ये कहां पर अप्लाई होगा, उसमें था एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब इसमें नहीं है। प्रियम्बल भी चेंज्ड है आपका। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो लेटेस्ट एक्ट हमारा है उसका प्रियम्बल है, दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट and to provide general rules and principles of evidence and fair trial। 4 बातें हैं आपके एविडेंस एक्ट के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रियम्बल में। और पहले वाले में लिखा हुआ है सिंपली इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट करके छोटा सा लिखा हुआ है प्रियम्बल आपका। शॉर्ट टाइटल से स्टार्ट आपका है प्रिलिमिनरी, where it is expedient to consolidate, define and amend the law। तो प्रियम्बल में थोड़ा सा चेंजेस हैं। सेक्शन जो आपका पार्ट 1 है इसमें कि सेक्शन 1 एंड 2 है नए वाले में, तो प्रिलिमिनरी जो पार्ट है चैप्टर 1 उसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, जिसमें कि टाइटल बताया गया है और कहाँ पर लागू हुआ कमेंसमेंट है और कहाँ पर जुरिडिक्शन कहाँ पर लागू, वो सारी बातें उसमें है। सेक्शन 2 दिया हुआ है पुराने एविडेंस एक्ट में, वो रिपील हो चुका है। सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज है, पुराना एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। प्रियम्बल है, सेक्शन 1 में टाइटल एटसेट्रा है जिसमें है आपका कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा। सेक्शन 2 जो पहले था वो रिपील है। सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज है पुराने वाले में, और सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये 3 बातें जो है सेक्शन 4 में अलग से हैं। अब क्या किया गया, पूरा जितनी बातें आपकी सेक्शन 1 को थोड़ा सा और क्लियर कर दिया गया है, और सेक्शन 2 और 3 और सेक्शन 4 जो पुराना वाला है वो सारा का सारा सेक्शन 2 में आ गया है, सब डेफिनेशन क्लॉज में आ गया है। प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये सारी बातें सेक्शन 2 में है नए वाले एक्ट में डेफिनेशन क्लॉज में। जबकि डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 अलग था, और जो आपके ये कंक्लूसिव प्रूफ, शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम, ये बातें आपके सेक्शन 4 में थी। अब सब एक ही जगह आ गया है, इतना आपको हल्की जानकारी रहे। प्लस क्या उसके कंटेंट में चेंजेस हैं। तो कंटेंट में आप जान ही रहे हैं कि पहला जो प्रिलिमिनरी वाला सेक्शन 1, ये कहां पर आपका लागू होगा। तो पहली चीज क्या है, इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, यही आपका है। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो पहला कंडीशन क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अप्लाई होगा। बिफोर एनी कोर्ट it shall apply to all judicial proceedings before any court। और तीसरा क्या है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल,
including court martial, but does not apply to affidavits presented before court or any officer and arbitration. मतलब कहां पर अप्लाई होगा? It shall apply to all judicial proceedings before a court, including court martial. यहाँ तो अप्लाई होगा आपका ये जो पहले था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो खत्म हो गया है. इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया बट टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल. और पहले वाले एक्ट में नेवी एक्ट तमाम चीजें दे रखे थे, नेवी का, आर्मी का, एयरफोर्स तमाम लिखा था, वो सब हटा दिया गया. सीधे एक सिंपल वर्ड है कोर्ट मार्शल. जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर अ कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल and will not apply. Where it will not apply? It will not apply to affidavits presented before a court or any officer and arbitration. थर्ड, commencement कब होगा? तो सेक्शन 1 में commence कब करेगा? when सेंट्रल गवर्नमेंट notifies. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि यह अधिनियम 1 जुलाई 2024 से लागू होगा. ये तो आपको क्लियर है. तो यू हैव टू नो व्हाट इज जुडिशियल प्रोसीडिंग. ये आपको पढ़ना पड़ेगा, व्हाट आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड व्हाट आर नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बिकॉज एविडेंस एक्ट अप्लाइज ओनली टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट और ऑफिसर एंड आर्बिट्रेशन and the proceedings before arbitration. तो पहली चीज तो ये कारण आपको जानना पड़ेगा कि ये एफिडेविट्स पर क्यों नहीं अप्लाई होगा या फिर आर्बिट्रेशन के प्रोसीडिंग्स में क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्यों नहीं लागू होगा. तो सिंपल इसका प्रोसीजर ये कि आर्बिट्रेशन क्या है. बेसिकली आर्बिट्रेशन इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. एक वैकल्पिक व्यवस्था है विवादों के निस्तारण का. दैट इज आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. तो बनाई इसीलिए गई ऑल्टरनेट, मतलब इसमें के समय कम लगे और सबसे बड़ी चीज टेक्निकल चीजों से अलग रखा जाए इसको. दो लोगों के बीच विवाद हुआ तो उन्होंने अपना सहमति जताई किसी मुद्दे को लेकर और सेटल कर दिया गया. अब उसमें टेक्निकल चीजें लाते हैं कि नहीं, एक एविडेंस लाइए, ये लाइए, फिर कोर्ट बनेगा, तो फिर वही चीज लंबे खींचते. जैसे आपको चेक बाउंस केसेस हैं, आपने 2 लाख का चेक इशू किया, चेक बाउंस कर गया, दोनों में सामने आया कि भाई हम इतना लंबा प्रोसीडिंग चलेंगे, भाई 2 लाख हमको देना, आप दे दीजिए, मामला खत्म. तो कॉम्प्लिकेशंस और टेक्निकलिटीज से दूर करने के लिए आर्बिट्रेशन से एविडेंस एक्ट जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है, ताकि टेक्निकल चीजों से बताया जाए जिससे कि देरी. बेसिकली डिस्प्यूट सेटल करना है तो दोनों पार्टी तैयार हो गए और ओके हो गया. तो टेक्निकलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज से बचाने के लिए एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर लागू नहीं होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का उद्देश्य यही है बेसिकली कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में या ऐसे डिस्प्यूट जो इजीली सॉल्व हो जा सकते हैं. बेसिकली दोनों पार्टी का इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है. ऐसा कोई सॉल्यूशन सामने आया जो दोनों पार्टियों को मंजूर हो. नॉर्मल लीगल डिस्प्यूट्स में क्या होता है, एक व्यक्ति हारता है, एक व्यक्ति जीतता है. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में जीत हार नहीं होती है, दोनों पक्षकारों के बीच में एक आम सहमति बनती है, दोनों के सेटिस्फेक्शन के, दोनों की संतुष्टि के लिए, दोनों को नुकसान नहीं होता, दोनों. दैट इज ए विन विन सिचुएशन कि भाई हम 10 साल मुकदमा लड़ेंगे, बेटर हमारा 2 लाख का चेक था, हम 2 लाख दे रहे हैं, मामला खत्म. ना जेल जाना पड़े, ना इनको अदरवाइज ना जेल जाएंगे, उनको पैसा नहीं मिलेगा, ये जेल जाएंगे, उनका पर्पस भी सॉल्व नहीं हुआ और इनको भी कष्ट हुआ, दोनों पार्टी को. ये आर्बिट्रेशन से अलग रखा गया. अब जो इशू आपका है, जो ध्यान से पढ़िएगा, कभी शॉर्ट नोट्स में भी आता है, एफिडेविट्स पर क्यों नहीं अप्लाई होता है. वाई एविडेंस एक्ट 1872 और जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये एफिडेविट्स पर अप्लाई क्यों नहीं होता है. इसका भी सिंपल कारण यह है कि एफिडेविट क्या होता है. एफिडेविट आप स्वयं एक बात लिख कर देते हैं
कि मैं आज यहाँ गया, मैंने ये नहीं किया था, मैं वहां गया, तमाम चीजें। एक पक्षकार बस केवल अपनी बातों को कहता है, तो किसी बात को एक पक्षकार के स्टेटमेंट से कोई चीज प्रूव करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एविडेंस बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन who states certain things as per his liking or consent or wish या जो भी जाए आपका। लेकिन एफिडेविट भी साक्ष्य के रूप में कभी कभी अलाउ किया जाता है। हमने एफिडेविट दिया मान लीजिए, अब उस एफिडेविट में जो हमने बातें कही हैं उस पर अगर अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिन, परीक्षण करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, देन दैट एफिडेविट्स बिकम एन एविडेंस। हमने एफिडेविट बनाकर दिया, जो बातें हमने लिखी हैं उसके संदर्भ में अपोजिट पार्टी हमारा हमको एग्जामिन करे, मैंने कहा वहां गया तो बकायदा पूछताछ करे, तो क्रॉस एग्जामिन अगर हो जाएगा उस एफिडेविट पर, तो दैट एफिडेविट कैन बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस। तो एविडेंस इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि एविडेविट्स आर बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन, वो हिमसेल्फ गिव्स दोज स्टेटमेंट्स। तो केवल अपनी बात वो कहते हैं, केवल वही बात कह रहे हैं, तो सत्य सही का कैसे पता लगेगा, इसलिए उसका एविडेंस नहीं माना जाता है। लेकिन अगर वो क्रॉस एग्जामिन हो गया है उस पर्टिकुलर एफिडेविट पर, देन दैट एफिडेविट कैन बी treated as an evidence and can be used in the judicial proceedings before the court of law। अब आपका ऑर्डर 19 रूल 1, 2 and 3 CPC, ऑर्डर 19 रूल 1, रूल 2 and rule 3 of CPC, Civil Procedure Code 1908 and section 295, 296 and 297, लिख लीजिएगा इसको, सेक्शन 295, 296 एंड 297 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो पुराना वाला है, CRPC 1973, इसमें एफिडेविट्स के बारे में जिक्र है। There is provision with respect to affidavits in order 19, rule 1, 2 and 3 of the CPC 1908 and section 295, 296 and 297 of the criminal procedure code CRPC 1973। उसमें बताया गया है कि when in under what circumstances and how an affidavit can be used as an evidence। तो क्लियर बात ये, तो सेक्शन ये है सेक्शन ऑर्डर 19 में। ऑर्डर 19 में अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है विद अ रीजन, with a good reason that this affidavit shall be treated as an evidence, तो एविडेंस ट्रीट करेगा वो। और ये प्रश्न आता है कि when can affidavit be treated as an evidence? Normal law is it is not an evidence, एविडेंस एक्ट मना करता है। लेकिन if court has passed an order under order 19 of Civil Procedure Code 1908 on a reason, on a good ground, then that affidavit can be treated as an evidence। ये आपको एफिडेविट के बारे में जानना है। कई बार शॉर्ट नोट्स आ जाता है, सीधे वैसे सवाल आता है, कब प्लस में भी आ सकता है। व्हेन नॉर्मल है एफिडेविट इज एन एविडेंस, नो, एफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस, बट if a court passes an order under order 19 of CPC 1908, then it can be treated as an affidavit। ये दो बातें हो जानी है एफिडेविट में। क्यों एफिडेविट नहीं माना जाता एविडेंस, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे क्यों लागू, तो मैंने बता दिया आपको। एविडेंस एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर लागू होता है बिफोर द कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, बट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स
प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट और ऑफिसर, कोर्ट में अगर दिया गया है तब भी नहीं, लेकिन कोर्ट अगर ऑर्डर करता है, कोर्ट कई बार कहता है, जैसे अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, कोर्ट की ही बात है, हम कोर्ट में बोल रहे हैं कि कोई एक कंपनी का डिस्प्यूट है और कोर्ट ने पूछा कि भाई बैंक अकाउंट आप ऑपरेट करते कि नहीं करते थे, किसी कंपनी का मैटर है, इस पे आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी से घोटाला करके ये इन्होंने दूसरे व्यक्ति को चीट किया है, तो वो एफिडेविट में लिखा नहीं, तो हमने पढ़ना शुरू किया कि ऐसे ऐसे है, तो कोर्ट ने कहा यू गिव एन एफिडेविट, हमने मना किया कि नहीं कोई भी बैंक अकाउंट हम ऑपरेट नहीं करते थे, मतलब क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उसके यहाँ पर ही वकील बोलता है कोर्ट में, नो आई नेवर ऑपरेटेड द बैंक अकाउंट ऑफ एनी कंपनी, तो कोर्ट ने कहा कि देन यू गिव दिस ऑन एफिडेविट, इस बात को आप एफिडेविट पर कहिए कि हम कभी बैंक अकाउंट, तो जब कोर्ट के ऑर्डर्स पर कोई आप काम करते हैं, एफिडेविट देते हैं, उस कंडीशन में भी एफिडेविट एज एन एविडेंस मान लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश किया, आपने एविडेंस दिया और वो बात अगर गलत निकलता है तो उसकी जेल होती है अलग। तो प्रियम्बल स्पेसिफिक हो जाना चाहिए आपको, सेक्शन 1 स्पेसिफिक हो जाना चाहिए, इसमें कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल बट नॉट अप्लाई टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट और ऑफिसर, ये चीज आपको याद रखनी है, एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेशन यहाँ अप्लाई नहीं होती है, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। थर्ड, कमेंसमेंट, जैसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट गजट में नोटिफाई करेगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया है कि 1 जुलाई 2024 से। एफिडेविट कंटेक्स्ट में आपको ऑर्डर 19 रूल 1, 2, 3 याद रखना है, सीआरपीसी में 295, 296, 297। कोर्ट विद गुड रीजन passes an order under order 19 of CPC 1908, then affidavit can be treated as evidence। तो ये आपके लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू और लिखने के पर्पज से भी, लॉ में हमेशा जब लिखते हैं आप तो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, लेंथी आंसर से मतलब नहीं है। प्रश्न अगर आता है कि वेयर डज दस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अप्लाई, बस सवाल आ गया, तो आपको लिखना है इट applies to all judicial proceedings। दूसरा पॉइंट बिफोर कोर्ट, तीसरा इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ये 3 पॉइंट हो गया। फिर लिखा है नीचे उसके विदाउट नंबरिंग, बट इट डज नॉट अप्लाई टू, पहला एफिडेविट्स गिवन बिफोर कोर्ट और एन ऑफिसर, और फिर दूसरा प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रेशन। ये हो गया आपका, एक्सप्लेन आपने कर दिया। एविडेंस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू एफिडेविट बिकॉज उसमें उस जो कह रहा है बट स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन इट हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड, और आर्बिट्रेशन में क्यों नहीं, टू सेव इट फ्रॉम टेक्निकलिटीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। एफिडेविट कंटेक्स्ट में जब ऑर्डर 19 रूल ऑर्डर 19 में जब कोई कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है then it becomes, it can be treated as evidence। और एफिडेविट के प्रोसीजर इस सेक्शन में है, इतना लिख देंगे तो आप, लेंथी आंसर से मतलब नहीं है, जो चीज कोई केस लॉ है तो केस लॉ आपने तुरंत बता दिया। तो इस ढंग से क्लैरिटी आपके हर सेक्शन की होनी चाहिए, पूरा क्लैरिटी। यहाँ पर केस लॉ है, मैं आपको केस लॉ दिखाऊंगा, आपको पूरा जो कंटेंट ऐप में हम कंटेंट डाल देंगे, ये केस लॉ आपको, जैसे इस क्वेश्चन पर ये केस लॉ आपको डाल देना है। 21 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हेन एफिडेविट्स कैन बी यूज्ड एज एन, इंटरव्यू से बहुत पूछा जाता है कि एफिडेविट इज एन एविडेंस और नॉट, आप बोला है नो, व्हाई, ये सवाल को पूछा जाता है, क्यों नहीं माना जाता है, तो कारण ये है बिकॉज इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन हु नोज हु सेज समथिंग, बिकॉज दैट फैक्ट हैज नॉट बीन क्रॉस एग्जामिन्ड। ये आपका आंसर, ये चीजें आपकी हैं सेक्शन, मतलब प्रियम्बल को लेकर और सेक्शन 1 को लेकर। इसके बाद एक आपका लैटिन वर्ड है लेक्स फोरी, LEXFORI, लेक्स फोरी।
लेक्स 4A का मतलब लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड वेयर एक्शन हैज टू बी टेकन। तो एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कहा जाता है LEXFORI, it is called Lex 4A. That means देश में कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो ये एविडेंस एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये आपका अप्लाई होगा। जो इसमें लिखा हुआ है वैसे ही, इसमें कोर्ट को या किसी और को डिस्क्रिप्शन नहीं है। दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लेक्स 4A। कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, कौन नहीं होगा, एविडेंस आप कैसे प्रूव करेंगे, ये सारी बातें वैसे वही मानी जाएंगी जैसा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। लेक्स 4 इज बेसिकली लॉ ऑफ द लैंड वेयर एक्शन हैज टू बी टेकन। तो एविडेंस संबंधित कोई भी चीज होगी वो किसी के भी डिस्क्रिप्शन पर नहीं है, वो वैसे ही चलेगा जैसा कि इस अधिनियम में लिखा हुआ है। इसलिए आर्बिट्रेशन को इससे दूर रखा गया। तो जो हमारा ये प्रियम्बल एकदम आपको रटा होना चाहिए, और एसेज भी आते हैं, लीगल एसेज जो आते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आप बातें समझे रहेंगे, कुछ लीगल एस्पेक्ट एसेज में आप डाल सकते। मान लो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात आती है, जुडिशियल अवेयरनेस पर आता है, तो कुछ बातें आप जो जनरल बातें सीखे रहते हैं वो आप वहां पे पुटअप कर सकते हैं। प्लस एक एक्ट की बात को आपको दूसरे एक्ट में भी जिक्र करना है। आईपीसी में एविडेंस की बात आप कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में जब आप आर्टिकल 22 सॉरी आर्टिकल 20 की जब बात करें, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3, उसमें सब आपका जो है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की बातें हैं, तो वहां पर आपको जिक्र करना पड़ेगा। 20 क्लॉज 3 में है एविडेंस वाली जो बातें हैं। तो पूरा लॉ को इंटीग्रेट करके आपको अपना एक्ट एकदम क्लियर हो, लेकिन दूसरे एक्ट की चीजों को इंटीग्रेट करने में आपको थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये हम लोग का प्रियम्बल और सेक्शन 1 हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। अब जो सेक्शन 2 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो सेक्शन 2 है, उसमें सारी बातें आ गई हैं। तो सेक्शन 2, 3 और 4 जो पुराना आपका एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो बात है, सेक्शन 2 जो रिपील हो चुका था, सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो डेफिनेशन वाला है, और सेक्शन 4 जिसमें कि मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, तमाम चीजें। तो 2, 3 और 4 सेक्शन को हटाकर केवल एक सेक्शन आ गया नए अधिनियम में, तो सेक्शन 2 वो आपका डेफिनेशन क्लॉज हो गया है, जिसमें कि कोर्ट की डेफिनेशन, प्रूफ की डेफिनेशन, डिसप्रूफ की डेफिनेशन, एविडेंस, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, फैक्ट, कंक्लूसिव प्रूफ, शैल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, ये सारी बातें डेफिनेशन क्लॉज में ही आ गई। तो इस सेक्शन 2 के क्लॉज को हम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, इनमें के जो आगे एक्सटेंशंस हैं, शैल प्रिज्यूम में कौन सेक्शंस हैं, मे प्रिज्यूम से कौन से हैं, कंक्लूसिव प्रूफ के कौन से हैं, वो सेक्शंस मैंने पहले खा दिए हैं। तो सेक्शन जब 2 पढ़ेंगे डिटेल में अभी, तो सेक्शन 2 के जो पैरेलल सेक्शंस आएंगे उनका जिक्र भी साथ साथ इसमें करते चलेंगे। उन सेक्शंस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट वो एग्जांपल के तौर में यहाँ पर वो कंसेप्चुअली आपको इसमें यहाँ क्लियर हो जाएगा। और जब सेक्शन उसकी बारी आएगी तो डिटेल में उसको करेंगे, फिर इससे रिलेट करके पढ़ेंगे आप। तो इस ढंग से चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली करना शुरू करेंगे। और एक बात देखिए जो मेरे दिमाग में बार बार ये आ रही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या कोई भी जो नए एक्ट्स हैं तो हम लोग पहले करने वाले हैं, वो 1 जुलाई 2023 से 24 से लागू होने हैं। लेकिन जो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, झारखंड का, ये आपका राजस्थान का,
तो मुझे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि अगर वो एग्जाम आपको देना है, राजस्थान आप लोगों ने भरा है, तो उसमें तो पुराना वाला ही एक्ट आएगा। वेदर वी शुड, दोनों में बात एक ही एविडेंस एक्ट में, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बस केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी बातें आ गई हैं। सेक्शन देखा आपने चेंज हो गए हैं। तो फिर ये हम सोचेंगे कि क्या हम लोग को पुराना एक्ट ही पहले खत्म करें टिल दिस, इस एग्जाम के पर्पज से, और ये एग्जाम नहीं देना, देन विल स्टार्ट विद द न्यू एक्ट। क्योंकि जुलाई के बाद जो भी एग्जाम्स होंगे आने वाले आपके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो भी आपका है, या ईपी वगैरह के जो भी चीजें हैं, सब इसमें आएगा ये। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज क्लास आपकी इतनी, कल हम लोग सेक्शन, कल भी क्लास रहेगी आपकी, लेकिन सेक्शन 2 को थोड़ा सा ढंग से पढ़ के आइएगा। ठीक है, बताइए। हाँ बताइए, बोलिए। सर एडजस्ट में तो सब दोनों ही पूछ रहा है, पुराना और नया दोनों। पुराना है दोनों है, तो फिर तो आपके लिए ठीक ही है। जी हम लोग दोनों, देखिए पुराना नया में बेसिक प्रिंसिपल वाइज चीजें एक ही हैं, जी लेकिन कुछ चीजें निश्चित रूप से एड अप हो गया है। जी और एडजस्ट वाले में निश्चित रूप से नए वाले से ज्यादा आएगा, कारण डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ये सारी बातें काफी ऐड हुई हैं, डेफिनेशन क्लॉज से लेकर आपका लास्ट तक। जी। ठीक, चलिए आपके लिए तो ठीक है। और कोई ऐसा तो नहीं कि हम लोग अगर ये नया एक्ट कर रहे हैं तो जो राजस्थान एग्जाम देने जा रहे हैं कोई दिक्कत हो आपको उसमें? इसमें दिक्कत नहीं है। देन कम टुमारो एट 8:30। यस, हाँ बताइए, बोलिए, बोलिए। आकृति बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आने वाले एग्जाम में सर जो हमारे पुराने क्रिमिनल्स लॉ हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, हाँ तो मुझे ये डाउट होता है कि मुझे ये भी पढ़ना है और प्रेजेंट टाइम में जो बीएनएस हाँ, वगैरह बोलिए। है ये पढ़ना है। तो मैं किस मतलब मुझे ये कंफ्यूजन होती है कि मैं वो भी एमसीक्यू पूरा सॉल्व करूं प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर के और इनके भी करूं। मुझे ये डाउट होता है सर वो भी लेके चलना है साथ में और ये भी पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, कायदे से अभी तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से इस साल तो दोनों लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो मैंने आज हम लोगों ने डिस्कस किया मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? तो बेयर एक्ट से सेक्शन वाइज आप लोग बकायदा ओल्ड और न्यू देखते रहिएगा। तो सेक्शन 1, 2, 3, 4 पुराना वाला में ये है, अब नए वाले में ऐसा आ गया है। तो ठीक है, दोनों लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों जैसे हम लोग आज क्लास किया उस ढंग से चलेंगे कि सेक्शन पुराने वाले में ये है और नए वाले में ये आ गया है, तो एक हल्का सा चीज आपको क्लियर रहेगा। सेक्शंस में कंफ्यूजन ना हो, ये ध्यान रहे, क्योंकि सेक्शन वाइज क्लास आएंगे। क्योंकि जो हम लोग डिस्कस किया अभी, तो 7 इयर्स वाला और नए अधिनियम में सेक्शन 111 में है, और इससे मेरे ख्याल से सेक्शन 108 में है क्या? और कोई नहीं? तो राजस्थान का एग्जाम कौन कौन देने जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि वो लेटेस्ट आपका एग्जाम है राजस्थान वाला, तो कौन कौन देने जा रहे हैं उसको? बाकी वाले एग्जाम्स में तो ज्यादातर नई चीजें ही आएंगी। कोई है राजस्थान देने जा रहा है? हाँ, यस, हाँ बोलिए इनिश, इनिश बोलिए। सर मेरा है राजस्थान का एग्जाम सर 23 जून को। हाँ, तो इसमें तो आपको अभी पे गैल से पुराना वाला ही देखेंगे। तो जो ये सेक्शन 111 बताया मैंने आपको, 7 इयर्स वाला, हाँ हाँ। ये आपके पुराने वाले में सेक्शन 108 में ही है। ठीक है, जी जिसमें सर। कि जो प्रशांत सिंह वाले केस में इशू था, ये भी डिस्कस भी ऐसे करके है। तो कल से जो है आप सब लोग 8:30 पे एग्जैक्ट जुड़ जा रहे हैं ना?
8:30 यस पे हम सर। क्लास एकदम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वेट करने से फिर आपका थोड़ा सा चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। एकदम ठीक 8 बजे ऐड हो जाइए आप लोग। और जो नोटिस कल नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंचा था, जो नए केस का नोटिफिकेशन डाला तो पहुंचा था आप लोगों के पास? हाँ सर। हाँ, तो उस नोटिफिकेशन को लिंक भी डाल दिया था, तो लिंक से पढ़ लीजिए, और लिंक नहीं भी तब भी कहीं से ढूंढ के पढ़ने का प्रयास करिए। तो नोटिफिकेशन या जो नोटिस बोर्ड है ऐप में, उस नोटिस बोर्ड पर कोई चीज लिखी जा रही है, दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको जरूर ध्यान रखना है। और अब मैं रिटर्न कंटेंट भी आपको डालूंगा उसमें, पहले नोट्स टाइप में, क्वेश्चन पेपर स्टाइल में आपका, वो देखिएगा, प्लस आंसरिंग भी आप लोग करते रहिए। धीरे धीरे जो आपका ये ऐप विल फंक्शन प्रॉपरली, स्मूथली। तो नोटिस बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अगर कोई कंटेंट डाला जा रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए वो कंटेंट आपको डाला जा रहा है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।